नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह का संसद में बड़ा खुलासा, तीनों आतंकी मारे गए। शाह का कांग्रेस पर पलटवार। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस में घमासान, थरूर तिवारी नाराज, बोले भारत की बात सुनाता हूं। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में अवैध निर्माण घोटाले पर ईडी का शिकंजा, वसई विरार समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी। और कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। और अब खबरें विस्तार से। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के गुनहगार अब अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकियों को श्रीनगर के लिडवास इलाके में ढेर कर दिया गया है। शाह ने बताया कि ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और इनका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन था। उनके पास से वोटर आईडी नंबर, पाकिस्तानी चॉकलेट पैकेट्स और कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। शाह ने कहा है कि हमले में शामिल होने वालों की पहचान न केवल हिरासत में लिए गए स्थानीय सपोर्टर्स ने की, बल्कि एफएसएल रिपोर्ट और राइफल से निकले खोखे भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने आतंकियों की नागरिकता पर सवाल उठाए थे। शाह ने कहा कि देश पाकिस्तान को बचाने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जबरदस्त बहस चल रही है। सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। पार्टी के ही 2 कद्दावर नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी चर्चा में शामिल नहीं हो गए और अब उनको लेकर पार्टी के भीतर असंतोष के सुर खुलकर सामने आने लगे हैं। सोमवार को मनीष तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट डाली जिसमें बताया गया कि उन्हें और शशि थरूर को बहस से बाहर रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने 70 के दशक की फिल्म पूरब और पश्चिम का देशभक्ति का गीत लिखा, भारत की बात सुनाता हूं, कांग्रेस सांसद कांग्रेस नेतृत्व पर इशारों में तंज कसा। उधर जब शशि थरूर से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा, मौन व्रत। थरूर पहले भी कह चुके हैं और उनका पहला दायित्व देश के प्रति है और पार्टी महज एक जरिया है भारत को बेहतर बनाने का। उनके इस रुख को पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा है और करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया उसमें मनीष तिवारी, शशि थरूर और अमर सिंह जैसे नेता शामिल थे। फिर संसद की बहस में उन्हें बोलने से रोकना कई सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा ने भी इस मौके को तुरंत लपका और कहा कि कांग्रेस अपने सबसे अच्छे वक्ताओं को मंच पर आने ही नहीं दे रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या थरूर और तिवारी की भारत पहले की सोच कांग्रेस की पार्टी लाइन से टकरा रही है या फिर ये असहमति पार्टी में बढ़ते मतभेद का संकेत है। जो भी हो, संसद की बहस अब कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान की ओर मुड़ती दिख रही है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा है कि उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर अपराध बेकाबू हो गया है। हालांकि अब चिराग पासवान के सुर अचानक से बदल गए हैं। चिराग पासवान ने अब कहा है कि बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मैंने कई बार दोहराया है कि मेरी प्रतिबद्धता और प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। चिराग ने कहा है कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री होंगे। चिराग के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए कयास लगने शुरू हो गए हैं। चिराग के पहले के बयान से ये बयान बिल्कुल अलग है। बीते कुछ समय से चिराग पासवान बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार हमलावर थे। चिराग ने प्रशासन और अपराधियों के आगे नतमस्तक होने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में अवैध निर्माण पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने वसई, पुणे और नासिक में कुल मिलाकर 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई वसई विरार निगम क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित 60 एकड़ जमीन पर हुए अवैध निर्माण से जुड़ी है। ईडी को संदेह है कि इस जमीन पर 41 इमारतों का अवैध निर्माण हुआ और इससे जुड़ा करोड़ों का घोटाला किया गया। जांच के घेरे में वसई विरार के पूर्व नगर आयुक्त अनिल कुमार पवार भी आ गए हैं, जिनके आवास और आधिकारिक ठिकानों पर आज सुबह रेड डाली गई। दिलचस्प बात यह है कि पवार का सोमवार को ही फेयरवेल हुआ था और उन्होंने कार्यभार मनोज कुमार सूर्यवंशी को सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी ईडी इस मामले में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, जिसमें लगभग 9 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गईं। बिल्डर्स, आर्किटेक्ट और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और शहरी अनियमितताओं के खिलाफ केंद्र की सख्त नीति का संकेत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई जो कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के दायर की थी। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की बेंच ने की। दोनों जजों ने याचिका की रूपरेखा और वर्मा के आचरण को लेकर तीखे सवाल उठाए। दरअसल जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर से अधजली नकदी मिलने के बाद एक जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति की रिपोर्ट में उन्हें कदाचार का दोषी बताया गया। रिपोर्ट के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। इसके खिलाफ वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और दलील की कि जस्टिस वर्मा को बिना उचित प्रक्रिया दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका में कई प्रतिक्रियात्मक चूकें गिनाई। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जस्टिस वर्मा ने पहले आपत्ति क्यों नहीं जताई, वो समिति की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं हुए। रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी गई तो अब सवाल क्यों उठ रहे हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है और इससे पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि महाभियोग प्रक्रिया खुद राजनीतिक प्रकृति की होती है। अंत में कोर्ट ने अगली सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी और सिब्बल से कहा कि वे अगली बार आंतरिक समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड में पेश करें। और फिलहाल आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अनाथ हुए बच्चों को अब नया सहारा मिलने जा रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तानी गोलीबारी में माता पिता या परिवार के इकलौते कमाने वाले को खोने वाले 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है।
राहुल इन बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च खुद उठाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने पुंछ इलाके में भारी गोलाबारी की थी, जिसमें इन बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के मुताबिक राहुल गांधी ने मई में पुंछ का दौरा किया था और तभी उन्होंने इन बच्चों के लिए मदद का फैसला किया था। राहुल ने पुंछ के क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का दौरा भी किया, जहां 12 साल के जुड़वा बच्चे उर्वा, फातिमा और जैन अली हमले के शिकार हुए थे। बच्चों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ, खेलो और नए दोस्त बनाओ। पहली किश्त की राशि बुधवार को जारी की जा रही है और ये सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक ये बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 8 से 10 मई तक भारी गोलाबारी की थी, जिसमें पुंछ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसी दौरान इन मासूमों की दुनिया उजड़ गई, लेकिन अब राहुल गांधी के इस कदम से उन्हें एक नई उम्मीद मिली है। एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में सरकार पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर पीएम मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाए और कहा कि उनका ज़मीर इस मैच को देखने की इजाजत नहीं देता। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने कहा कि जब सरकार पाकिस्तान के साथ व्यापार, एयर स्पेस और पानी तक रोक चुकी है, तो फिर क्रिकेट मैच कैसे खेला जा सकता है। उन्होंने दो टूक कहा, मेरा ज़मीर इस मैच को देखने की इजाजत नहीं देता। ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख सुरक्षा बल तैनात हैं, तो 4 आतंकी कैसे घुस आए। उन्होंने उपराज्यपाल से लेकर खुफिया एजेंसियों तक की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात पर भी ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारे फैसले व्हाइट हाउस में नहीं, संसद में लिए जाने चाहिए। ओवैसी के तीखे तेवरों से साफ है कि विपक्ष सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी घेरने के मूड में है। मेरठ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LLRM मेडिकल कॉलेज से लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इमरजेंसी वार्ड में एक गंभीर रूप से घायल मरीज स्ट्रेचर पर तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर इलाज करने की बजाय टेबल पर पैर रखकर गहरी नींद में सोते रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें आम लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। मामला इतना गंभीर था कि घायल शख्स, जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, इलाज के अभाव में दम तोड़ बैठा। सुनील हसनपुर गांव का रहने वाला था और सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकराकर उसकी ये हालत हुई थी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टरों की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RC गुप्ता ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद 2 जूनियर डॉक्टर भूपेश कुमार राय और अनिकेत को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इमरजेंसी में भी डॉक्टर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, तो आम जनता कहां जाएगी। अब सबकी नजरें इस रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार की अगली कार्रवाई तक टिकी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मंगलवार को ये अस्पष्ट रहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम सच में लागू हो गया है या नहीं। एक दिन पहले ही दोनों देशों के नेताओं ने मलेशिया में एक साथ बैठकर संघर्ष रोकने की सहमति जताई थी। थाईलैंड की सेना ने दावा किया था कि कंबोडिया ने मध्य रात्रि को संघर्ष विराम लागू होने के बाद कई क्षेत्रों में हमले किए, जबकि कंबोडिया ने कहा है कि किसी भी स्थान पर गोलीबारी नहीं की गई। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथाम बेचाई ने दोनों देशों की सीमा पर 5 दिन से जारी संघर्ष के बाद सोमवार को तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम करने की सहमति जताई थी। आपको बता दें कि इस संघर्ष में कई लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। थाईलैंड सेना के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि थाईलैंड ने संघर्ष विराम पर सहमति के अनुसार सभी सैन्य गतिविधियां रोक दी हैं, लेकिन कंबोडिया के सैनिकों ने हमले जारी रखे हैं। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड के इन दावों का खंडन किया है। मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा है कि संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद से सभी अग्रिम मोर्चों पर कोई सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ है। पुणे के हिंजेवाड़ी IT हब में स्थित
एटलस कंपनी में एक 23 वर्षीय आईटी इंजीनियर पीयूष अशोक कवाड़े ने आत्महत्या कर ली है। वो कंपनी की 7वीं मंजिल से कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। ये घटना सोमवार की सुबह 10 बजे हुई, जब पीयूष एक मीटिंग में थे और अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद बाहर निकल गए। पुलिस ने बताया कि पीयूष ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी है। पीयूष ने अपने नोट में लिखा है कि वो जीवन के हर पहलू में असफल रहा है। पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है और पता लगा रही है कि क्या पीयूष काम के दबाव में था या फिर किसी निजी समस्या से जूझ रहा था। एटलस कंपनी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मृतक के परिवार और सहकर्मियों को अपना समर्थन देने की बात कही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।